नमस्कार। मैं हूँ आज की होस्ट श्वेता शाह, को फाउंडर ऑफ प्राणी मुक्ति। प्राणी मुक्ति की स्थापना हमने पिछले साल लॉकडाउन में इस हेतु से की थी कि लोगों को इन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जानवरों के साथ क्या क्रूरताएं हो रही है और इन सब चीज़ों से पर्यावरण पर क्या परिणाम हो रहा है और उनकी खुद की सेहत के लिए ये सब चीज़ें क्यों नुकसानदायक है। आज हमारे साथ है हमारे वंडरफुल गेस्ट जो है पूजा राठौर। शी इज कंटेंट क्रिएटर। वो एनिमल्स के लिए पोएट्री भी करती है एंड वो एलजीबीटीक्यू मूवमेंट एक्टिविस्ट एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी है। और वैभवी, शी इज एन एंटीनेटालिस्ट मूवमेंट सपोर्टर। शी डज ब्लॉगिंग, शी राइट्स कंटेंट। एंड तो चलिए हम देखते हैं कि इन सब की इस मूवमेंट के बारे में क्या राय है। पूजा, क्या आप हमें बता सकती है कि ये जो इको फेमिनिज्म है ये क्या कॉन्सेप्ट है? इको फेमिनिज्म एक तरह से फेमिनिज्म का ही एक पार्ट है। से हम बोलेंगे कि एक सब ब्रांच है कि अगर आप फेमिनिस्ट हो तो सोसाइटी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमारा नेचर, फीमेल्स, इन सब के बीच में जो कनेक्शन है कि जिस तरह से हम पैट्रियार्टिकल सोसाइटी में फीमेल्स को डील करते हैं, जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट मिलता है, किस उसकी वजह से हमारा आसपास का वातावरण, एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट होता है। तो इको फेमिनिज्म इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए इस पे काम करता है। तो हम नॉन ह्यूमंस, ह्यूमंस और अर्थ, इन सबको इंटर कनेक्शन देखते हैं कि इसमें किस कैसे प्रभाव पड़ रहा है। हम जैसे ट्रीटमेंट करते हैं फीमेल्स का, बाकी और हमारी लाइफ में बाकी जो भाग है उस पे कैसे असर पड़ता है। इवन इन इंडिया में भी काफ़ी इको फेमिनिस्ट हैं जो अपनी पोइट्री के थ्रू या फिर अपनी राइटिंग के थ्रू, अपनी आर्ट वर्क के थ्रू ये सब चीज़ें दिखाते हैं। सोशल जस्टिस मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, इन सब में आपको इको फेमिनिस्ट काफ़ी मिलेंगे। बट इको फेमिनिज्म में भी हम बहुत बार वीगनिज्म को इंक्लूड नहीं करते। हम नॉन ह्यूमन एनिमल्स को काफ़ी बार इंक्लूड करना भूल जाते हैं। तो जो वीगन है वो अपने इको फेमिनिज्म में तो इंक्लूड करते हैं, बट इवन वाइल बीइंग इको फेमिनिस्ट, जो कि काफ़ी लोग अपने आप को बोलते हैं, वो इस पॉइंट को भूल जाते हैं कि जो नॉन ह्यूमन फीमेल्स हैं वो भी इस चीज़ का हिस्सा है। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट भी है वेजिटेरियन इको फेमिनिस्ट। इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगी? हम जब अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेरी बॉडी पे सिर्फ मेरा हक है। तो काफ़ी सारे जो वेजिटेरियन इको फेमिनिस्ट हैं वो मांस मछली इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारी जो फीमेल होती हैं उनके अंडे लिए जाते हैं और वो मारे जाती हैं। पर और वही वो नेचर से कनेक्ट करते हैं कि वी वोंट बी हार्मिंग एनी एनिमल बिकॉज वी केयर अबाउट आवर ओन बॉडी। हमारी बॉडी पे सिर्फ हमारा हक है। तो उनका ये डेफिनेशन है। पर हम इस डेफिनेशन से अगर एक पॉइंट अगर आगे लेके जाएंगे, एक स्टेप अगर और आगे बढ़ते हैं, तो हम वीगनिज्म पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि डेयरी में भी काफ़ी सारी फीमेल्स को अफेक्ट किया जाता है। काफ़ी जो फीमेल काउज हैं उन्हें साल भर लैक्टेट किया जाता है ताकि वो बच्चा दे पाए, और रिपीटेटिवली उनको इम्प्रेग्नेंट किया जाता है उनको, ताकि वो आगे बच्चा पैदा करें, ताकि वो दूध दे पाए। तो अगर वेजिटेरियन इकोफेमिनिज्म की हम बात करते हैं तो शायद हम इस पॉइंट को भूल जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं कि हमारी डाइट में अभी भी ऐसे पदार्थ हैं जिससे काफ़ी फीमेल को असर हो रहा है। तो या we should be rethinking about our vegetarian ecofeminism. It is a good concept, but maybe we can help more females if we think about vegan ecofeminism. तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज हम फीमेल्स के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं और एनिमल्स के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं और मेल्स के लिए अलग लैंग्वेज होता है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। आपने सुना होगा एक ये शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में, स्पेंड। तो जब आपकी गाय या भैंस दूध नहीं दे पाती है या फिर उसको बच्चा नहीं होता है, तो उसको स्पेंड बोलते हैं कि इसको आगे यूज नहीं किया जा सकता। तो उनको कत्ल खाने में भेज देते हैं, उनका मांस लिया जाता है। और इसी तरह हिंदी में फीमेल्स अगर बच्चा नहीं दे पाते तो उनको बांझ बोला जाता है।
तो ऐसी कोई शब्द मेल के लिए नहीं है हिंदी में, कि अगर मेल को भी एग्जैक्टली। ये इशू है, साइंटिफिकली अगर प्रूव हो गया है कि ही कैन नॉट ऑल्सो रिप्रोड्यूस, तो उसको ऐसा कोई शब्द नहीं दिया गया। इवन ऐसे ही बुल, अगर वो सीमेन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या फिर उसके सीमेन में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आगे बच्चे नहीं दे पाएगा, तो उनके लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है कि स्पेंट है या ऐसा कुछ नहीं होता। बट फीमेल्स के लिए इंग्लिश में स्पेंट वर्ड है अगर वो बच्चा नहीं देंगे, और हिंदी में बांझ बोला जाता है। तो ऐसी सिमिलैरिटी है। हम ये सारा जो हमारा सोशल वैल्यूज का एक बोझ होता है, हम फीमेल के सर पे डाल देते हैं। कि अगर एक विडो है जिसका मान लो पति मर गया है, तो उसको शादी, उसको इतनी खराब तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो मेकअप नहीं लगा सकती है, वो रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती है, वो ज्वेलरी नहीं पहनेगी। इवन जब हस्बैंड मरता है तो उसको ऑलरेडी वो इतने गम में होती है, उसके बाद उसको सब कुछ नहला के सब सब रंग हटाए जाते हैं उसके शरीर से, सिंदूर हो गया, लिपस्टिक हो गई, कपड़े का रंग हो गया। तो इतना डिग्रेड किया जाता है उस फीमेल को सोसाइटी में। और उसी तरफ मेल की शादी की बातें चलती हैं कि 1 महीने बाद ही हो जाएगी, अभी उम्र ही क्या हुई है। तो इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं फीमेल्स की तरफ हमारी सोसाइटी में, और एनिमल्स के भी प्रति, कि तो ये काफी सिमिलैरिटी है। तो इसलिए जब हम इको फेमिनिज्म की भी बात करते हैं, तो एक तरह से कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये, कि हम मिलजुल कर इन सारी जो हमारी परेशानियां हैं, जिससे हम देखते हैं कि डोमिनेटिंग जैसे सोसाइटी है, तो कोई भी एक डोमिनेटिंग ग्रुप होना ही नहीं चाहिए। इको फेमिनिज्म का यही एक एम है कि कोई भी हमसे ऊपर नहीं है, हम किसी से नीचे या ऊपर नहीं है, हम सब साथ में मिलके जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो साथ में मिलके जुट के सॉल्व करेंगे। वैभवी, आप हमें बताइए कि ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ये क्या है? ऐसे कहा जाता है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट वेस्टर्न, ऑफ कोर्स इट वाज स्टार्टेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज, बट दैट डजंट मीन कि दैट कंसेप्ट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। इट वाज, ये इंडिया में पहले से ही था। ऐसे नहीं है कि बाहर से आया फिर हमने एक्सेप्ट किया। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट है कि औरतों के हक के लिए लड़ना। तो वो कोई भी लड़ सकता है, औरतें लड़ सकती है, मर्द, लेकिन जो कम प्रिविलेज मिलता है औरतों को, तो उनको मर्दों से इक्वल लेके आना इज द फेमिनिस्ट मूवमेंट। जो भी पार्शियलिटी हो रही है औरतों के साथ, तो औरतों और मर्दों को इक्वल लाने के लिए ये फेमिनिस्ट मूवमेंट है। क्योंकि क्वीन ऑफ झांसी वो खुद फेमिनिस्ट थी, उसने खुद ट्रेन किया था इतनी सारी औरतों को। and in the Mahabharata, Draupadi, she fought for her own rights. Like उसने बोला कि ये गैम्बलिंग में आप मुझे दाव पे नहीं लगा सकते, बिकॉज आई ओनली हैव अ राइट ऑन माई बॉडी, जस्ट बिकॉज तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे बॉडी पे। यू डोंट ओन मी, यू आर जस्ट माई हस्बैंड, माई पार्टनर। तो ये पहले से ही है इंडिया में फेमिनिस्ट मूवमेंट, ऐसे नहीं कि कहीं बाहर से आया है। वो बस हमको पहचानने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। जैसे फेमिनिज्म इज फॉर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, वैसे एनिमल राइट्स इज फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ एनिमल्स। हमारे देश में पहले भी बहुत एनिमल लवर्स थे, अभी भी है। जस्ट अभी हमको आइडिया मिल गया कि हम किस तरह से उनके लिए लड़ सकते हैं, बाय गिविंग अप डेयरी, बाय गिविंग अप ऑल द एनिमल प्रोडक्ट। हमको ये थोड़ा सा लेट पता चला कि हाउ टू फाइट फॉर देम। सो दैट इज द एनिमल राइट्स मूवमेंट जो इंडिया में अभी ग्रो हो रही है धीरे धीरे। वैभवी, आप हमें बताइए कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को एक मदरहुड के एंगल से, लाइक माँ के नजरिए से कैसे देखती है? मदरहुड सबके लिए इक्वल होता है। मतलब वो कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पीशीज, मतलब वो अगर एक इंसान भी है, एक जानवर भी है, तो सबको बच्चा होता है, सबको मदरहुड सेम होता है। तो डेयरी इंडस्ट्री में क्या किया जाता है कि जो बुल होता है उसको इलेक्ट्रोक्यूशन करके एक मेथड होता है, तो वो मेथड यूज करके सीमेन कलेक्ट करते हैं उसका, और वो सीमेन आर्टिफिशियली हाथ में लेके काऊ के वजाइना में ऐसे डालते हैं, एंड दिस इज डन बाय ह्यूमंस। तो ये किया जाता है। और जब वो काऊ प्रेग्नेंट होती है, उसका बेबी होता है, तो अगर वो मेल काफ होगा, तो वो तो डेयरी, आई मीन वो तो दूध नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो व्हाट द डेयरी इंडस्ट्री डज इज दैट वो काऊ को अपने बच्चे से सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि अगर वो बच्चे ने दूध पिया तो हाँ, वो क्या बेचेंगे, डेयरी इंडस्ट्री क्या सेल करेंगे। तो इसीलिए वो काफ को बिल्कुल भी दूध पीने नहीं देते, सीधा काफ को स्लॉटर हाउस भेज देते हैं अगर वो मेल हो तो। और अगर वो फीमेल हो तो उसको दूध पीने देते हैं, और फिर उसको यूज करते हैं, जैसे उसकी मम्मी को यूज किया दूध के लिए, वैसे ही फीमेल काफ को भी जैसे ही वो बड़ी हो दूध के लिए यूज करते हैं।
डेयरी एक्चुअली डिस्ट्रॉयज मदरहुड। अगर ये किसी इंसान के साथ हो कि किसी औरत को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाए, फिर उसको अगर बच्चा हो, वो भी लड़का हो, तो लड़के को माँ से अलग कर दिया जाए, और अगर लड़की हो तो सेम ट्रीटमेंट दी जाए जैसे उसकी माँ को मिल रही है, तो ये कितना गलत होगा। इंसानों के साथ होगा तो, लेकिन जब जानवरों के साथ होता है तो गलत नहीं लगता है, वो बिजनेस लगने लगता है। एंड हाँ, डेयरी इंडस्ट्री में ये भी करते हैं कि काऊ का जो मिल्क है वो कंटिन्यूअस अगर फ्लो होता रहना चाहिए, क्योंकि उतना उनको टाइम नहीं होता है। तो इधर वो कभी कभी मिल्क मशीन लगा देते हैं, मिल्किंग मशीन, जिसकी हेल्प से दूध निकलता है। एंड समटाइम्स द काउज इवन ब्लीड फ्रॉम देयर अडर्स, खून भी आने लगता है, क्योंकि मशीन कंटिन्यूअस शुरू रहता है, दूध खत्म भी हो जाए उसके अडर्स में से, फिर भी वो मशीन चलता रहता है। तो इसीलिए उसका खून आने लगता है दूध खत्म होने के बाद। तो ये भी एक बहुत ही क्रूएल प्रैक्टिस है। और एक ऑक्सीटोसिन करके हार्मोन होता है जो काऊ के अडर्स में इंजेक्ट करते हैं, ताकि काऊ का जो मिल्क है वो आर्टिफिशियली फ्लो होता ही रहे। वो इतना फ्लो होता है कि कभी कभी वो बंद करने के लिए इंसुलेशन टेप लगानी पड़ती है। और जब ये ऑक्सीटोसिन उसके अडर्स में इंजेक्ट करते हैं तो काऊ को इतना पेन होता है, जैसे लेबर पेन्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही पेन काऊ को होता है। ना अब्यूज करते हैं एक औरत को ये डेयरी इंडस्ट्री, आई विल नेवर सपोर्ट इट। और जितने कितने लोग ये देख रहे हैं, आपको अब पता चल चुका है कि क्या होता है, तो प्लीज आप भी सपोर्ट ना करें दूसरी औरतों को। आप स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद देम एंड डोंट सपोर्ट दिस। पूजा, आप हमें इस बारे में बताइए, लैंग्वेज के बारे में, कि किस तरह फीमेल्स के लिए डिफरेंट लैंग्वेज यूज की जाती है। जैसे कि अगर हम देखें कि बहुत सारी गालियां वगैरह होती है, वो मोस्टली फीमेल्स पे दिए जाते हैं, एंड ऐसे क्यों, एंड एनिमल्स पे। आप इसे कैसे इंटरकनेक्ट करोगी? जैसे मैंने पहले कहा था कि हम काफ़ी अलग-अलग तरीके ढूँढते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, तो ये उसमें से एक तरीका है। डिस्क्रिमिनेशन के हम एक तरह से जब नॉर्मली लाइफ जीते हैं तो हम काफ़ी सारे फीमेल्स के ऊपर ये अधिकार दिखाते हैं कि तुमको ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पहनना है। तो वो तो हमारा कि उनका पहनावा दिखावे में हो गया, पर लैंग्वेज से भी बहुत असर पड़ता है हमारी डे टू डे लाइफ में। जब भी आप बात करेंगे तो, और अगर आप इन शब्दों को एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी, मैं ये शब्द बोलना भी नहीं चाहती हूँ, ये शब्द इतने गंदे हैं। मतलब कब से ऐसा हो गया कि हमारे हाथ को कोई नहीं कहेगा कि खराब है, क्योंकि हम सबके हाथ सेम दिखते हैं, हमारे पैर सेम दिखते हैं, शक्लें ऑलमोस्ट सबकी, मतलब मुंह है, आंखें हैं, इसके ऊपर कोई कभी कोई गाली नहीं बनाएगा। बट जो हमारी चीजें डिफरेंट है बॉडी में, मेल फीमेल, उनको हम शब्द पकड़ के उसको इतनी गंदी तरीके से बोलेंगे। इट इज नॉट सपोज टू बी अब्यूजिव थिंग। फीमेल्स आर वेरी हैप्पी द वे दे आर, इवन इफ दे आर नॉट। मतलब कौन ये डिसाइड करता है कि ये चीज खराब से बोलनी चाहिए? तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बांझ शब्द का, क्योंकि हमने कभी क्वेश्चन ही रेज नहीं किए, जैसा हमारे प्रीवियसली चलता हुआ आ रहा है, चाहे ये गाली इंग्लिश में हो और पंजाबी में भी। मतलब आई वाज शॉक्ड एज अ किड कि जो गालियां हम हिंदी में देते हैं, दे साउंड ऑलमोस्ट सेम इन पंजाबी, आल्सो इन इंग्लिश, एंड दे आर वेरी कॉमन. So the main thing we can do is question them, and these words are so bad that I don't even feel like addressing them or saying them. But I think that a lot of us and most of us have heard about it. जो फैक्ट्री फार्म से आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें डोमेस्टिक एब्यूज को नॉर्मलाइज करता है। जैसे वैभवी ने इतनी सारी हमें एग्जांपल्स दिए हैं, डीबीकिंग का और आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन, तो ये सारा इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो अगर आपके परिवार में खुद आप या कोई भी और लोग हैं, अगर आप इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं कि ये सब चीज़ें ओके हैं, कि हम इन जानवरों को अब्यूज करके खा सकते हैं। जैसे कि अगर आप चमड़ा, मतलब किसी जानवर का मांस खा रहे हैं, तो आप उसको मांस नहीं खाएंगे कि हाँ ये इसका फ्लैश है, आप बोलेंगे मीट। तो ये जो वर्ड मीट हो गया, आपने इस मीट के पीछे इतनी सारी चीजें दबा दी हैं, उनकी जो क्रूरता हुई, सफरिंग है, आपने उसके पीछे वो दबा दिया है। कितने जानवर मरे हैं, उनको क्या डिजीज हुआ था, उनको क्या परेशानियां हुई थी, उनसे उनका परिवार अलग किया गया था। तो ये जो सारी क्रूरताएं हैं, इसके पीछे की जो स्टोरी है, आपने उसको पूरा कैंसिल आउट कर दिया, इग्नोर कर दिया, और आपने उसको बोल दिया मीट। तो मीट एक बहुत ही ऐसा नॉर्मल सा वर्ड कर दिया है। वैसे जानवरों का चमड़ा हो गया, आप उसको बोलेंगे लेदर, आप ये नहीं बोलेंगे अच्छा ये किस जानवर का है, ऐसे। मतलब अगर आप उसको चमड़ा बोलेंगे, किसी की स्किन बोलेंगे,
तो वो हो जाएगा, आप ह्यूमनली कनेक्ट करने लग जाएंगे, आपको बुरा फील होगा। तो जस्ट आपको गिल्टी फील ना हो, आपको बुरा ना लगे, आप इन सब चीजों का नाम ही चेंज कर देते हो। बहुत बार लोग कहते हैं कि जो नॉन डेयरी मिल्क है, कि जो दूध हमें गाय से या किसी जानवर से नहीं मिलता, उसको मिल्क नहीं बोलना चाहिए। पर मैं तो बोलूंगी ये चीज उल्टी होनी चाहिए। जो चीजें जानवरों से आती है उनका नाम डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि वो दूध, मतलब वो जो दूध है वो दूध हमारा नहीं है, उसको हम मिल्क बोल देते हैं। जैसे काउ मिल्क अगर हम लिखेंगे, बफेलोज मिल्क, इवन इट विल साउंड वेरी वियर्ड। जस्ट इमेजिन, इंस्टेड ऑफ अमूल मिल्क की जगह बफेलोज मिल्क लिखा हो, और जो उनकी खुशी वाली फेस होते हैं उसके ऊपर, उसकी जगह एक्चुअल पिक्चर दिखाएं कि कैसे मशीन होती है नीचे, तो पीपल विल थिंक मोर अबाउट इट, आई थिंक। हम उसको रंग बिरंगी चीजों के साथ दिखाते हैं, हंसते हुए जानवरों के फेसेस के साथ दिखाते हैं, और उसको ह्यूमनाइज करने की कोशिश करते हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है और जो रेप कल्चर होता है उसको नॉर्मलाइज करते हैं हम। आप इन दोनों चीज को किस तरह से देखती है? लाइक अभी एनिमल्स में जो न्यू टेक्निक इन्वेंट हुई है, विच इज लाइक सेक्स सॉर्टेड सीमन, जिससे सिर्फ फीमेल काफ्स बॉर्न होगी। एंड पहले अर्ली इंडिया में जो अभी इलीगल हो गया है कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन करते थे, टेस्टिंग करते थे फीमेल के लाइक फीटस का, एंड अगर वो फीमेल है तो उसे अबॉर्ट कर देते थे। अगर आप इस बारे में सोचें कि पहले ऐसा क्यों होता था, तो जब फीमेल पैदा होती थी तो पेरेंट्स इसलिए दुखी होते थे क्योंकि उनको इतना सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे उनको पढ़ाने के लिए, और बहुत बार तो पढ़ाते भी नहीं थे, तो उनकी शादी कराने के लिए बहुत खर्चा होता था। क्योंकि हमेशा एक लड़के की वैल्यू हाई मान के देखते हैं कि हमने इतनी बड़ी गलती की है, एक लड़की पैदा हो गई है, तो हम इसकी वैल्यू और कैसे इंक्रीज कर दें। तो वो शादी के लिए इतने पैसे खर्च करेंगे, तो उनको ये बर्डन लगता था कि एक लड़की होना एक इनप्रॉफिटेबल चीज है, कि हमें इतना फायदा नहीं होगा, और लड़का होगा तो हमें दहेज मिलेगा और काफी प्रॉफिट होगा, तो हमारा नाम होगा। दूसरा, बहुत बार अगर हमारे केसेस होते हैं मोलेस्टेशन के, किसी चीज के, तो हमेशा जो लड़की होती है उसको नीचा दिखाया जाता है। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर लड़का होगा तो हमें इन चीजों से डील ही नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कि जो विक्टिम है उस पे फिंगर पॉइंट हो, हम लोग फीमेल्स को नीचा दिखाते हैं, उनको दबाया जाता है। तो पहले भी पुराने जमाने में फीमेल्स का होना एक बहुत ही दुख वाली चीज मानी जाती थी, कि ये बहुत, इसको सेलिब्रेट नहीं करते थे लोग। बट जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए हैं, हमने लीडर्स देखे हैं फीमेल्स को हर अलग अलग जगहों पे काम करते देखा है, और एक्सेल करते हुए देखा है कि बहुत अच्छे से वो करती हैं वर्क एनवायरनमेंट में भी। यू कैन फाइंड फीमेल्स एनीवेयर। तो जब हमें ये पता चला कि नहीं, हम लोग भी पढ़ के वही चीजें कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं, तो ये चीज बैन हो गई, कि लोगों ने इम्पोर्टेंस समझा कि सिर्फ लड़कों को जीने का हक नहीं है, लड़कियों को भी है। लड़कियां से मतलब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि आप हमसे प्रॉफिट और लॉस की ही चीजें कैलकुलेट करेंगे। वी आर आवर ओन इंडिविजुअल्स। और ऐसे ही हम जब एनिमल्स की बात करते हैं, यहाँ पे ये लोग फीमेल्स को क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको ऑब्जेक्ट समझते हैं कि ये कोई वस्तु है। अगर फीमेल पैदा होंगी डेयरी इंडस्ट्री में तो उनको ज्यादा दूध मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसका उनका मीट बेचा जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं मेल कम से कम पैदा हो और फीमेल ज्यादा से ज्यादा। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है जहाँ पे वो मतलब आपके डीएनए के साथ थोड़ा सा खेल जाएंगे, और आप मेल इतने प्रोड्यूस नहीं होंगे, मेल कभी कभार प्रोड्यूस होंगे ताकि उनका सीमेन आप ले पाए, उनको एक कमरे में बंद करके वो मशीन के साथ उनको भी मतलब टॉर्चर करके यूज कर पाए। बट यहाँ पे एक तरह से सेम ही रोल है। जब तक आपको वो प्रॉफिटेबल समझ पाते हैं तो आपको उस तरह से ही यूज करना चाहते हैं। तो वी हैव टू थिंक हाईली। अगर हम एक फेमिनिस्ट हैं तो वी डोंट दैट आवर बॉडी, ऑन आवर बॉडी वी हैव आवर ओन राइट। नो बडी कैन चूज फॉर अस कि हमें लड़का हो लड़की पैदा हो, और कोई और जेंडर, लड़का लड़की के अलावा भी एक जेंडर होता है। A lot of individuals in current state choose not to reveal their gender. They don't feel like they're a female or male. So हमारे अलावा कोई भी इस चीज का डिसीजन नहीं ले सकता कि कौन कब प्रेग्नेंट हो, लड़का हो या लड़की हो। तो गवर्नमेंट का जो ये कहना है, जो ये अगला स्टेप आने वाला है, ये बहुत ही खराब है। ये किसी की बॉडी को कंट्रोल, किसी का भी हक नहीं है किसी की बॉडी पे कोई कंट्रोल करे। सो बेसिकली जैसे हम फीमेल्स चाहती है कि वी लाइक
वी हैव व्हाट फेमिनिस्ट से दैट सिर्फ फीमेल्स का उनकी बॉडीज पे राइट है, तो वैसे हम एनिमल्स को उसी वे से नहीं देखते हैं कि उनके बॉडी पे उनके जो भी नेचुरल प्रोसेस हो रहा है उस पे सिर्फ उनका या नेचर का राइट है। हम ह्यूमंस हर जगह पे इंटरफेयर कर रहे हैं। सो अगेन ये एक और इंटरकनेक्शन है फेमिनिस्ट मूवमेंट और इसका। तो वैभवी, आप ये जो मीट ईटिंग कल्चर और वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस है, इसका क्या कनेक्शन है? आपने बहुत बार सुना होगा कि आदमी है वो एक दूसरे को बोलते हैं कि क्या बे नॉनव्हेज नहीं खाता, कैसा आदमी है तू। इन मराठी जैसे कि अरे मर्दा सारखा चिकन खा, लाइक व्हिच मीन्स ईट लाइक अ मैन, लाइक बी अ मैन। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मैनली फर्स्ट थिंग। यही है कि उनको मीट ईटिंग बहुत मैनली लगता है कि मैं किसी जानवर को मार के खा रहा हूँ और आई एम पेइंग समवन एल्स टू किल दैट एनिमल, मतलब मेरे को कोई फीलिंग्स नहीं है। उनको ये लगता है कि इफ वी स्टार्ट बीइंग सॉफ्ट, और हम थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए या थोड़ा सा रोने लगे या इमोशनल हो जाए तो हम ना औरतों की तरह लगेंगे, एंड विच इज वाई उनका वो ईगो हर्ट हो जाता है। फेमिनिज्म एंड वीगनिज्म में ये इस चीज में इंटरकनेक्शन है कि इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑल्सो जो ज्यादा प्रिविलेज्ड है, द मेन, दे ट्रीट फीमेल्स की नीचे वाला क्लास है तो उनको कंट्रोल में रखना है, उन पर डोमिनेट करना है। सिमिलरली दे थिंक कि एनिमल्स भी उनके नीचे का क्लास है, ऑप्रेस्ड क्लास है, तो उनको भी कंट्रोल में रखना है और डोमिनेट करना है। इसीलिए हम चिकन खाते हैं विच इज मैनली, और हम औरतों को कंट्रोल में रखते हैं विच इज वाई वी आर मैनली। So this is the interconnection in between veganism and feminism when it comes to eating meat. फेमिनिस्ट मूवमेंट और वीगन मूवमेंट, इसमें लाइक मेल का क्या रोल है? लाइक हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ये फेमिनिस्ट मूवमेंट और एनिमल राइट मूवमेंट? What men can do is, men are privileged. They are privileged. I'm saying this, they are privileged. उनको हर चीज का प्रिविलेज होता है। वो रात को 2 बजे भी बाहर निकले घर से, हाँ थोड़ा सा डर होता है कोई आके मार पीट सकता है, बट जो औरतों को खतरा होता है रात को 2 बजे बाहर निकलने से, वो मर्दों को तो उतना नहीं होता है। होता है, आई अग्री, लेकिन उतना नहीं होता है। तो दैट इज प्रिविलेज। तो उस प्रिविलेज का वो अच्छा यूज करे, मतलब ऐसे यूज ना करे कि डोमिनेट करे बिकॉज आई हैव द प्रिविलेज, नो। आप उसका अच्छा यूज करें, आप सपोर्ट करें। अगर आपकी मॉम, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ या आपकी फ्रेंड, सिस्टर, कोई भी आके आपको बता रहा है उसकी प्रॉब्लम्स की, ये हमारी प्रॉब्लम है, वी नीड सपोर्ट, वी नीड हेल्प, तो लिसन टू हर। डोंट डोंट कम अप ऐसे सीधा मत बोलो कि हाँ ये तो मर्दों के साथ भी होता है, नो। ऐसे मत बोलो, लिसन टू हर व्हाट शी इज सेइंग, ट्राई टू हेल्प हर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एनिमल राइट्स मूवमेंट, प्लीज अपने दिमाग से ये निकालो कि ईटिंग मीट इज मैनली। ऐसे कुछ नहीं होता है। एनिमल्स भी ऑप्रेस्ड क्लास है, आप उनकी भी हेल्प करो। और giving up meat and dairy is not difficult, it's not at all difficult, you have alternatives available out there। तो जब आपके पास alternatives है तो आपको क्यों जाके गाय का दूध पीना है, या you have to eat meat? why do you need to do that? आपके पास options है। जैसा मीन्स जितना अच्छा आप बिहेव कर सकते हैं फीमेल्स एंड एनिमल्स, डू इट, नो वन इज गोइंग टू जज यू। और अगर कोई जज करेगा कि आप मैनली नहीं हो, ये नहीं हो, जस्ट इग्नोर। यू डू योर बिट, यू हेल्प एनिमल्स एंड फीमेल्स, आप बहुत अच्छे ह्यूमन बन पाओगे। ऐसे यू मैन कैन हेल्प बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय एम्पथाइजिंग, यू कैन हेल्प बोथ द वुमन एंड द एनिमल। पूजा, आपकी क्या विचार है इस बारे में? Answer to your question is very simple, as Vaibhavi has also said this point कि be an ally, कि आप बस उनके साथ खड़े रहें, आप उनकी बातें सुने, समझें और उनका साथ दें। अगर कोई किसी तकलीफ से गुजर रहा है आपके परिवार में या किसी आपके कलीग है कोई, तो आप उनके साथ खड़े रहें इंस्टेड उनको दबाने की कि हाँ यार होता रहता है ये सब। और दूसरा है कि जब आपके दोस्त बात करते हैं, जैसा कि हम गालियों की बात कर रहे थे या फिर ऐसी कोई भी एब्यूजिव वर्ड्स होते हैं, उपशब्द हो गए, तो आप उन उन चीजों को वहीं पर रुक के क्वेश्चन करें। उनमें भागीदार ना बने या फिर उसको इग्नोर ना कर दें कि हाँ कि कोई बात नहीं, बोल दिया, लड़के तो बोलते हैं ऐसे, मैन विल बी मैन। ऐसा नहीं है, मैन विल बी मैन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन चीजों पे क्वेश्चन करना चाहिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी बदलाव आएगा। तो यू शुड बी कॉलिंग आउट द पीपल, द लैंग्वेज। ऐसी जो आपको आपत्तिजनक भाषा लग रही है, आपको बोलना चाहिए उसके बारे में। क्योंकि हम इतने बड़े हो गए हैं कि जो भी हमको ऐसी चीजें सिखाई गई हैं
जो आपके अभी की वैल्यूज से अलाइन नहीं होती हैं। आप उसको देखते हैं कि हमारी जो वैल्यूज हैं यार चेंज होती जा रही हैं, तो आप अपने आप को भी उस हिसाब से चेंज करें। तो उसको बोलते हैं अनलर्निंग। हमने लर्न तो बहुत कुछ किया है मूवीज से, अपनी जिंदगी से, और पर हमें अनलर्निंग भी करनी चाहिए कि हाँ अगर ये चीज़ खराब है तो इस चीज़ को पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ें। तो इसी हिसाब से हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होगी और सोसाइटी की भी ग्रोथ आगे होगी। और जब आप एक जगह पे बैठते हैं तो यू शुड क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर अ फीमेल। जैसे बहुत बार हम स्लट शेमिंग करते हैं, कैट कॉलिंग करते हैं। तो जब लड़की कोई डिफरेंटली कपड़े पहनती है, जब लड़का शर्टलेस होता है, तब हम उसको ऐसे उपशब्द नहीं बुलाएंगे, पर लड़की को हम स्लट होर ऐसे बहुत ही सारे घटिया नामों से बुलाएंगे, क्योंकि बस उस लड़की ने अपनी बॉडी एक्सेप्ट की है और वो खुश है जैसी वो दिखती है, तो आपको उस चीज से दिक्कत है। तो ये जो सारी चीजें हैं, यू शुड बी एबल टू क्रिएट अ सेफ स्पेस। आपके आसपास अगर कोई बैठ रहा है तो उसको डर ना लगे, एंजाइटी ना हो कि अरे मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। यू शुड बी दैट पर्सन कि आपके आसपास लड़कियों को सेफ फील हो, तो बी दैट पर्सन। तो जो बहुत सारे मेल्स हैं काफी कंफर्टिंग भी होते हैं कि यार तू टेंशन मत ले, हम साथ में चलते हैं। तो बहुत बार पब में आप देखेंगे कि फीमेल के ग्रुप में एक लड़का भी आपको मिल जाता है या ऐसे करके, क्योंकि देर आर फ्यू पीपल हु वांट टू सी दीज चेंजेस। एंड हम लोग बहुत बार अभी भी सिटीज में इस तरीके के कपड़े नहीं पहन सकते, शॉर्ट्स एंड ऑल, जबकि हमें बहुत पसंद है, क्योंकि हमें पता है कि आसपास वाले अजीब सोचेंगे। तो जब हमारे आसपास वालों की थिंकिंग चेंज होगी, हम लोग सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखे जाएंगे। आपकी भी बॉडी है, हमारी भी बॉडी है, आपकी भी स्किन है, हमारी भी स्किन है, हम अपनी स्किन में कंफर्टेबल है। तो इट्स हाई टाइम कि आप भी कंफर्टेबल हो जाए इस चीज से। You should be able to see us from a different perspective, from just a human perspective, the way you see yourself. और जस्ट मैन नहीं, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और एक्सपैंड करूँ तो, कि हमने आदमियों की इस चीज में बात की है, बट अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी डिसीजन को देखेंगे, आपका पहनावा, स्किन केयर, मेकअप और इतनी खाना, आपके पास इतनी सारी चॉइसेस हैं दिन में कि जब आप कुछ खरीदते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, अगर आप जानवरों को ना खाएं, पहनावे में लेदर ये सब ना यूज करें, तो आप इतने इजीली नॉन ह्यूमन फीमेल्स और फीमेल्स को हेल्प करेंगे। So it's high time that we all unlearn and grow together. So काफी सारे लोग हैं जो इन चीजों के बारे में नहीं सोचते, बट अच्छी बात यह है कि काफी लोग सोचते भी हैं। तो इसलिए आपको बहुत सारे एनिमल फीडर मिलेंगे इंडिया में, जो कि इंडिविजुअली एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, खाना खिलाते हैं। तो जो लोग रेस्क्यू करते हैं वो हमारी स्ट्रीट से ही उन जानवरों को, जिनको अगर हम नहीं उठाएंगे वो मर सकते हैं। और क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती है, कभी बारिश कभी भी हो सकती है, धूप, ये सब। तो अगर हम एक परिवार, अगर एक भी जानवर जो कम्युनिटी का है उसका ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बड़ी हेल्प होगी। तो जो एनिमल फीडर और रेस्क्यूअर होते हैं वो एक और चीज करते हैं, जिसे बोलते हैं एबीसी प्रोग्राम, स्टेरिलाइजेशन, जिसमें जो फीमेल्स होती हैं मेनली, उनका आप ऑपरेशन करा देते हैं ताकि आगे और बच्चे प्रोड्यूस ना हो। क्योंकि हमने इतने सारे केसेस देखे हैं कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं और रोड पे मारे जाते हैं। और एक फीमेल की साइकिल जो चलती है, एक साल में 2 बार प्रेग्नेंट हो सकती है वो आसानी से। और हम उसको उस जो क्रूरता है उससे नहीं देख, हम नहीं चाहते कि वो उससे गुजरे। तो आप इस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि अपने आसपास के जानवरों को खाना खिलाएं। खाने में आपको कोई फैंसी चीज नहीं देनी है, बहुत सारे देसी जानवर जस्ट ब्रेड, बिस्किट और रोटी पे भी जिंदा रहते हैं। पर अगर आपको थोड़ी और दया और प्यार आ रहा है तो आप चावल और वेजिटेबल्स मिक्स करके खुद बना सकते हैं, रेसिपीज हैं। तो हमें बस एक चीज करनी है, हमें आंखें खोल के, कान खोल के चलना है और जीना है। क्योंकि अगर आप आंख बंद करके अपने फोन में लगे हैं और आसपास को इग्नोर कर रहे हैं तो आप ये चीजें नोटिस नहीं करेंगे। पर घर के बाहर अगर आप देखेंगे कि पेड़ पे चिड़िया है, तो आप छत पे पानी का बोल रख सकते हैं या अपनी बालकनी में। आपने घर के बाहर बात कर सकते हैं, पास की मार्केट्स हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो बहुत सारी दुकानें बंद हैं और खाने के लिए नहीं मिल रहा है जानवरों को। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे तो एक ग्रुप फॉर्म कर लीजिए छोटा सा, और आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग कि जो दिन के 50 रुपए या 10 रुपए भी इन्वेस्ट करने के लिए खुश हैं। तो आप सब लोग मिलके खाना दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। जो जानवर डिस्ट्रेस में है, हमारे आसपास जो एनजीओ है उनकी मदद ले सकते हैं। तो अगर आप
आपके दिल में एक क्षमता है, अगर आप में ये है कि हमें एक मदद करनी है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने सिर्फ आपको 2-3 रास्ते बताए होंगे। तो अगर आप अपने कान और आंखें खोल के आसपास की दुनिया देखेंगे, तो एक तो चिड़ियों की आवाज इतनी अच्छी होती है, और अगर आप खाना जानवरों को खिलाएं, वो आपसे प्यार इतना करते हैं। ऑल्दो उनको काफी इंसानों ने मारा भी होता है बहुत बार पत्थर से, पर वो इतने इनोसेंट और इतने मासूम होते हैं, वो फिर भी हम पे यकीन करते हैं। तो अगर आप उनको मदद करनी शुरू करेंगे, तो वो आपको प्यार भी उतना ही देते हैं। तो यू शुड बी ओपन टू रिसीव दिस लव, क्योंकि जानवरों के पास वो बहुत सेल्फलेस होते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर देम और यू आल्सो, बोथ। I thought of one more interconnection, which I can tell right या now. या आपने देखा होगा कि लोग एनिमल्स को बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डॉग्स या कैट्स खरीदते हैं, जो कंपेनियन एनिमल्स होते हैं उनको खरीदते हैं। तो उनको हम हमारे रास्ते पे, इंडिया पे स्ट्रीट्स पे इतने सारे पपीज है, किटन्स है, तो आप वो उठा के अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि इसका इंटरकनेक्शन ये है फेमिनिज्म के साथ कि जो इंडस्ट्री है डॉग ब्रीडिंग वाली, जो ये पपीज सेल करते हैं, तो वो जबरदस्ती उनका ब्रीडिंग करवाते हैं मेल और फीमेल डॉग का। एंड उनकी साइकिल ऐसी होती है कि वो 3 बार ही प्रेग्नेंट होते हैं मैक्सिमम इन अ ईयर। लेकिन बार बार उनको प्रेग्नेंट करवाते हैं, उनके पपीज सेल करते हैं। सो इट इज ऑल्सो अगेंस्ट फेमिनिज्म कि आप किसी फीमेल को बिना उसके कंसेंट के प्रेग्नेंट कर रहे हो यूजिंग अ मेल डॉग, जबकि उसका कंसेंट भी नहीं, एंड देन उसके बच्चे यू आर सेलिंग लाइक एज इफ दे आर कमोडिटीज। वो पपीज है, वो जान है, वो किटन्स है, जान है, वो कोई कमोडिटी नहीं है जो आप बेचते हो। अगर आप एक फीमेल हो, आपको एनिमल्स को हेल्प करना है, आप प्लीज जानवरों को खरीदे ना, बिल्कुल मत खरीदो। पहले तो वो कमोडिटीज नहीं है, और वो कहाँ से आते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जबरदस्ती ब्रीडिंग करने से वो आते हैं वहां से। तो आप प्लीज ये जबरदस्ती का ब्रीडिंग सपोर्ट मत करो। मैं खुद एडॉप्शंस वगैरह करती हूँ ऑल ओवर इंडिया, ऑल्सो आई कैन हेल्प। तो अगर आपको लेना है कोई एनिमल एज अ कंपेनियन एनिमल, एज अ फैमिली मेंबर, कोई भी हो, डॉग हो, कैट हो, रैबिट हो, so there are many for adoption and for free. You don't have to pay, of course, because we wouldn't support कि हम एनिमल्स कमोडिटी जैसा ट्रीट नहीं करते कि आप पैसे दो हम एनिमल्स देंगे। इट इज फॉर फ्री। तो आपको अगर पता नहीं कि कहाँ से अडॉप्ट करना है, तो डेफिनेटली आप प्राणी मुक्ति के साथ भी टच में, यू कैन गेट इन टच विद देम एंड यू कैन आस्क देम। इंडिया में बहुत सारी फीमेल्स ने पहले से बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। जैसे कि हमें पता है भौरी देवी ने चाइल्ड मैरिजेस के लिए प्रोटेस्ट किया था। वी हैव सावित्री बाई फुले। देन अगेन जैसे वैभवी ने बोला कि द्रौपदी ने क्वेश्चन किया था कि बिना मेरी परमिशन के लिए कैसे उसके हस्बैंड ने उसे दाव पे लगा दिया। शी इज नॉट अ थिंग, शी इज एन ह्यूमन, एंड ह्यूमन को दाव पे नहीं लगाया जाता है। एंड वी हैव हमारे पास और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मीराबाई जिन्होंने पूरा अपना किंगडम छोड़ दिया था इन सर्च ऑफ लव, इन सर्च ऑफ हर कृष्णा। झांसी की एंड रानी, या जो अपने या बच्चे के लिए she और told अपने राज्य के लिए लड़ी, अपने लोगों के लिए। तो वी हैव अमेजिंग yes. वॉरियर्स, फीमेल्स हु हैव बीन वर्किंग सोशल जस्टिस मूवमेंट के लिए, नेचर के लिए। हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें पहले हुई हैं उसको बस आगे कैरी फॉरवर्ड, ताकि जो अभी करंट सोसाइटी में हम लोग चीज़ें नहीं समझ रहे हैं, फीमेल्स के लिए अभी भी जो हम ऐसे उपशब्द यूज़ कर देते हैं, या फिर नॉन ह्यूमन फीमेल्स हैं उनका जो हम यूज़ करते हैं, वो हम ना करें। पूजा, आप LGBTQ राइट एक्टिविस्ट है, सो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हम आज देख रहे हैं कि ये मूवमेंट, फेमिनिज्म जो मूवमेंट है, ये एनिमल राइट मूवमेंट की कैसे अलाइज हो सकती है। सो आप थोड़ा कुछ इस बारे में बता पाएगी कि हाउ दिस इज कनेक्टेड विद LGBTQ मूवमेंट। आई एम अ LGBTQI plus activist because बीइंग अ किड मुझे समझ नहीं आता था कि मूवीज में और स्कूल में भी आप अगर लड़की हो तो आपको लड़के के नाम से चढ़ाएंगे, लड़के हो तो लड़की के नाम से चढ़ाएंगे। तो आपको ऑप्शन एक ही मिलता था, भले ही आपसे कोई पूछेगा नहीं। और अगर आप बताएंगे भी ना कि मुझे लड़कियां पसंद है, जैसे जब मैंने अपनी मम्मी से कहा था मुझे लड़कियां पसंद है, तो उनका जवाब था कि अरे लड़कियां तो होती है अच्छी, मुझे भी पसंद है। सो इट्स नॉट अ कॉमन
नॉर्म कि अगर हम थोड़ा सा डिफरेंटली फील करते हैं तो हमें डिफरेंटली मतलब ट्रीटमेंट भी हमें डिफरेंट मिलेगा। अगर आप जैसे आसपास हो रहा है आपको सेम, मैं बहुत ही लकी थी कि मुझे इतना ज़्यादा अजीब ट्रीटमेंट नहीं मिला, बट मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी मुझे स्टोरीज पता है, जिनके परिवार वालों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, जिनके स्कूल में उनको चढ़ाया जाता था, अगर वो कपड़े थोड़े से अलग पहने या थोड़ा मेकअप कर लें लड़के होते हुए तो उनको अजीब नज़रों से देखा जाता है, उनको खराब नाम बुलाए जाते हैं। तो जब आपके परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपके फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता होगा। तो मुझे मैं इस टॉपिक को बहुत ही नज़दीकी से समझती हूँ। और जब भी कोई ऑप्रेस होता है, दुख में होता है, और हमारा अगर नेचर ऐसा है कि हम ऐसा फील कर रहे हैं, तो हमारा जो नेचुरल नेचर है जिससे कोई प्रभावित नहीं हो रहा, किसी को मैं हार्म नहीं कर रही हूँ, अगर मेरी फीलिंग्स ऐसी हैं, अगर मैं मेकअप लगा रही हूँ मैं किसी को हार्म नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट माई पर्सनल चॉइस। तो अगर मेरी पर्सनल चॉइस किसी को हार्म नहीं कर रही है तो मुझे उस चीज के लिए क्यों इतना सुनना पड़ रहा है, लोग क्यों ऐसे अजीब से बिहेव करें। तो वैसे ही जानवरों के साथ जब ऑपरेशन होता है, उन्हें ये जिंदगी मिली है, और वो गाय गाय है या गोट है, रैबिट है, वो नेचुरली उस प्रजाति के हैं, उन्होंने खुद से चूज नहीं किया है। तो जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं गाय के ऊपर, और गाय जब फीमेल पैदा होती है उसको हम इतना मिसयूज करते हैं, बांध के रखते हैं, हमेशा उनके बच्चों को छीन लेते हैं, इतना इनह्यूमन जो हमारा बिहेवियर है जानवरों के प्रति। तो एज अ LGBTQI पार्ट ऑफ द कम्युनिटी मुझे ये समझ में आता है कि मैं ये ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती अपनी सोसाइटी में। एज अ ह्यूमन आई कैन नॉट, अगर किसी फीमेल के साथ मेरे आसपास कुछ गलत हो रहा होगा तो मैं आवाज उठाऊंगी। तो वैसे ही अगर आप देखते हैं आपके कहीं आप चल रहे हैं, किसी कुत्ते को मारा जा रहा है, तो आप ज्वाइन नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, कहेंगे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है मैं भी मारता हूँ। आपको बुरा लगेगा, आप डांटोगे उसको, और मे बी आप वो डंडा छीन लो उसके हाथ से। तो द सेम वे हम डेयरी और एग इंडस्ट्री में हम देखते नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ एंड प्रोडक्ट देखते हैं, हमारे सामने जो मीट आता है या फिर एग आता है वो एंड प्रोडक्ट होता है, तो उसके पीछे की क्या क्रूरता है हमें नहीं पता। बट एज अ फेमिनिस्ट एंड एज एन एक्टिविस्ट, अगर आप इस चीज के बारे में सोचे तो बिलियंस ऑफ एनिमल्स, लाखों जानवर इस क्रूरता से गुजरते हैं। तो अगर आप ये इंसान के साथ नहीं होने देना चाहते तो आपको जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि आपके एक डिसीजन से, आपके दिन के जो मील है उस एक डिसीजन से इतने जानवर प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको अपना डिसीजन में भी चेंज करना चाहिए, इट्स हाई टाइम। या तो पूजा, जैसे आपने बोला कि कैसे वो जो LGBTQ कम्युनिटी वाले हैं उनकी मेंटल हेल्थ के साथ क्या होता होगा, इससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। तो हमें वो भी सोचना चाहिए कि वो जानवर जो इतनी सी जगह में रह रहे हैं दिन रात, जिन्हें अंधेरे में बांध के रखा जा रहा है, उन्होंने ना बाहर की दुनिया कभी देखी है, उनकी मेंटल हेल्थ के साथ क्या होता होगा। आपने जैसे बोला कि एज एन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगर मैं नहीं चाहूंगी कि किसी ह्यूमन को हार्म हो किसी भी तरह से, तो मैं मुझे ये भी सोचना चाहिए कि किसी एनिमल को भी ना हार्म हो। इसके लिए हमारे एक फ्रेंड ने हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, उनका नाम है अंकित। ही इज एन सोशल वर्कर। उन्होंने बोला था, जब मैं चाहता हूँ कि हर ह्यूमन को इक्वल राइट्स मिले और कोई देयर शुडंट बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ह्यूमंस, तो मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं किसी एनिमल के साथ इनइक्वालिटी करूं। एंड दैट्स व्हाई ही इज वेजिटेरियन। वीगन मूवमेंट अपने में सिर्फ एक ऐसी सोशल जस्टिस मूवमेंट है जो कि हम ये ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है, ये इंसानों के लिए डायरेक्टली नहीं है। ये हम क्योंकि हम लाइट इंसानों की जगह जानवरों पे डालना चाहते हैं, उनकी क्रूरता पे। हम उनके एलाइज हैं। वीगन मूवमेंट जानवरों की मूवमेंट है, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनके सिर्फ साथी हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं। तो द ओनली थिंग, जैसे जब हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट अराउंड अस, कितने पेड़ कट रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो वैसे ही वीगनिज्म इज, काफी सारे लोग हेल्थ की बातें करते हैं और अलग चीजों की बातें, बट वो सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाएंगे नहीं, मांस मछली नहीं खाएंगे, तो अपने आप आपकी बॉडी में ये एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो veganism is more about animals than about humans.
आप लोगों को कुछ आपके साथ ऐसे फैक्ट्स हुए कि आपको क्या फेस करना पड़ा बीइंग अ फीमेल एंड एनिमल राइट एक्टिविस्ट? ओके सो मेरा स्टोरी ऐसा है कि मैं 5 साल पहले वीगन बनी। तो मेरे पेरेंट्स वैसे तो बहुत ओपन माइंडेड है, तो मतलब वो तो नॉनवेज खाते थे, लेकिन मैंने कभी छुआ तक नहीं नॉनवेज को आज तक, क्योंकि मेरे पास बिल्लियाँ थी। तो आई कैन रिलेट कि ये जानवर है तो जिसको मार के खा रहे वो भी जानवर है, तो मैंने कभी खाया नहीं आज तक, और मेरे पेरेंट्स ने भी कभी फोर्स नहीं किया मुझे। लेकिन पहले से ही मैं ऐसी थी कि पूरे फैमिली में मैं अकेली ही वेजिटेरियन थी। एंड देन बाद में मैं वीगन बनी, तो उन लोगों को लगा कि ऑलरेडी तुम वेजिटेरियन हो, तुम्हारे लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। मतलब एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स में ज्यादा नॉनवेज खाते थे, तो कहीं पे मैं भी जाती थी तो वहाँ पे मेरे लिए अलग से खाना बनाना पड़ता था वेज, और उनको टेंशन आता था कि वेज कुकिंग क्या करेंगे, मतलब हमको वेज आता ही नहीं है बनाना। तो जब मैं वीगन बनी तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई कोर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि कोर फैमिली मेंबर्स वेजिटेरियन ज्यादा है, नॉनवेज कम है, मतलब तो कम खाते थे। लेकिन बाकी लोगों को ऐसे लगता था कि ये तो बहुत एक्सट्रीम है, एक तो पहले ही ये वेजिटेरियन थी और अब तो ये सिर्फ सब दूध के प्रोडक्ट्स भी छोड़ दिए, तो तू खाती क्या है, हम तुम्हारे लिए क्या बनाए खाने के लिए। और दे वर लाइक इतना एक्सट्रीम मत जा, कोई जरूरत नहीं है, गाय तो हमारे लिए ही होती है, दूध देती। तो ये मेरे लिटरली मेरे जो मामा है, मेरे जो काका है, जो मेन है फैमिली में, जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, लड़की बोल रही है तो सुनेंगे नहीं, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो वो लोग एज अ गर्ल भी, मतलब ये भी इंटरकनेक्शन है। देखो, एक लड़की बोल रही है और वो भी इतनी छोटी, क्योंकि वो ऑफ कोर्स मुझसे बहुत बड़े हैं एज में, तो लड़की बोल रही है तो मतलब पागल ही है, उसको दिमाग नहीं है, कुछ भी बोल रही है। वो एक बात थी। एंड द सेकेंड थिंग वाज वीगनिज्म, कि आप इतना एक्सट्रीम क्यों तुम हो रही हो, इतना एक्सट्रीम, तुमको कुछ पता नहीं है, दूध हमारे लिए ही बनता है, ये वो करके। तो आई यूज टू लिटरली आर्ग्यू, 2-2 3-3 घंटों तक आर्ग्यूमेंट चलता था वेन एवर फैमिली गेट टुगेदर होते थे। तो एक तो औरत है, बोल रही है तो पागल ही है ये, क्योंकि लड़कियों को उतना दिमाग नहीं होता है जितना हम मर्दों को होता है, ये एक उनका एटीट्यूड होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि बहुत एक्सट्रीम जा रही है वीगन वगैरह ऑल, एंड देन इट्स अ वेस्टर्न कंसेप्ट, एंड देन इतना ओवर मत करो। तो उनको समझाने में, क्योंकि दे डिड नॉट हैव एन ओपन माइंड, तो उनको समझाने में ही मुझे डिफिकल्टीज हुई। कि मैंने उनको वीडियोस भी दिखाए, वो फिर भी आर्ग्यूमेंट होता था हेल्थ के बारे में, ये वो। नो, दैट इज द इशू आई फेस। लेकिन माई कोर फैमिली इज रियली गुड। मेरी बड़ी बहन भी अब वीगन बन गई, उसकी शादी हो गई, उसका हस्बैंड भी वीगन बन गया। सो मेरे फैमिली में धीरे धीरे हो रहे हैं। मेरे पेरेंट्स भी ऑलमोस्ट ट्रांजिशनिंग पीरियड में है, दे आर ऑल्सो गोइंग वीगन। नॉनवेज तो उन्होंने कब का बंद कर दिया। तो कोर फैमिली इज गुड, बट व्हेन वी गो आउट, फैमिली गेट टुगेदर्स एंड ऑल, तो वहां पे प्रॉब्लम आता है। फ्रेंड्स में प्रॉब्लम होता है, ओ माय गॉड, फ्रेंड्स तो आई स्टार्टेड लूजिंग फ्रेंड्स व्हेन आई टर्न वीगन, क्योंकि आई या I guess every vegan faces that problem, because but we don't, we are not very comfortable with sharing one table with them when they are eating meat, and we are vegan, so it becomes difficult to share one table. So I started losing friends, but it's actually good कि मैं मेरे friends lose हो गए, मतलब अब मेरी फ्रेंडशिप टूट गई उनसे, क्योंकि बाकी फ्रेंड्स मेरे लाइफ में आए, जो वीगन फ्रेंड्स, ये आस्था और ये सब, जैसे धीरे धीरे ये लोग एग्जिट हो गए तो वीगन्स ने एंट्री कर दिया। एक्चुअली ये बहुत अच्छा, टर्निंग वीगन वाज लाइक टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, आई कैन से। डिफिकल्टीज हुए स्टार्टिंग में, लेकिन ठीक है, अब सब ठीक है और अच्छा लग रहा है। जब हम कंपैशन के लिए कुछ अच्छे इंटेंशन के लिए कुछ अच्छा करते हैं, उसमें अगर हम कुछ पीछे छूट भी जाता है, तो हमें उसके बदले बदले में बहुत कुछ मिलता है, एंड विच इज मोर देन व्हाट वी हैव लॉस्ट। सो पूजा, आप बताइए, व्हाट इज बीन योर एक्सपीरियंस फाइटिंग फॉर ऑल दिस मोमेंट्स? सो एज अ किड बहुत टाइम ऐसा था कि मुझे मेल से बहुत डर लगता था, क्योंकि ये बात मैं ज़्यादातर लोगों से शेयर नहीं करती हूँ, बट आई थिंक सैडली अ लॉट ऑफ फीमेल्स एंड मोस्ट ऑफ देम इन इंडिया हैव gone through molestation, and as a kid I have also gone through it. And sorry, so when I was a kid I remember कि जब मैं बोल भी नहीं पाती थी, somebody touched me in a wrong way and it was painful, and मैंने अपनी मम्मी को बताया, और मुझे ना ये एक्सपीरियंस ऐसे हर 2-3 साल में
वियर्डली होने लगे थे। और मैं जब मम्मी को बताती थी तो बहुत बार मुझे बोला जाता था कि आगे किसी को बताना मत इस बारे में बात, क्योंकि उनको नहीं पता था कि कैसे डील करना है। तो बहुत टाइम तक मेरी लाइफ में ऐसा था कि मैं खेलती नहीं थी किसी के साथ। मैं छुप जाती थी या कोई आदमी दिखता था तो मैं उनको फेस ही नहीं करती थी। So I realized I felt more connected with females because one of the reason is this, because I thought कि males are like that, they are like monsters. तो मुझे बचपन में वो लगता था, तो मैं इसलिए डरती थी और दूर रहती थी। बट व्हेन आई ग्रू और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बने, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। एंड ऑल्दो आई हैव हैड दिस वर्स्ट एक्सपीरियंस, I allowed myself to, trust them again and love them. And when I met my husband, Pradeep, 8 years back, that was the first time I started trusting males more. Because उससे पहले मेरे अंदर बहुत गुस्सा था और मैं किसी से हेल्प भी नहीं लेती थी। बोलते थे ना कि तुम शिकायत करो, या रक्षाबंधन के टाइम पे हम राखी बांधते हैं कि भाई रक्षा करेगा या कोई, तो मैं ये सब चीजें चाहती नहीं थी। कि बचपन से बोलते थे बताओ मत किसी को, ये मत करो। तो मैंने जूडो भी सीखा अपने स्कूल में। तो आई यूज टू टेक चार्ज ऑफ माई ओन लाइफ कि मुझे किसी से शिकायत नहीं करनी है, मुझे खुद को इतना स्ट्रांग बनना है कि मैं किसी को तंग ना करूँ। और इसी दौरान मैंने एक बार जब मैं 4 साल की थी, मैंने चिकन को कटते हुए देखा था। और बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं चीजों को, तो मैं पूछती थी आलू कहाँ से आया, भिंडी कहाँ से आई। तो पापा मुझे आलू भिंडी तो दिखा देते थे गांव में ले जाके, बट जब मैं चिकन का पूछा तो मना करते थे कि हाँ हाँ दिखाएंगे, ऐसे टाल देते थे। तो एक दिन वो मुझे दुकान पे लेके गए कत्ल खाने, और आई वॉज 4 years old। आई रिमेम्बर मेरे सामने उस चिकन को काटा और मेरी चीख निकल गई कि उसको मार डाला, ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो मैं बहुत अमिताभ बच्चन की मूवी देखती थी, आई वॉज वेरी फिल्मी। तो आई वाज लाइक, मैंने बोला कि खूनी हो ऐसे करके। बट आई रियलाइज इट वाज सो ट्रोमैटिक, मेरे मन में वो सीन बस गया और रात भर मुझे वही सपना आता रहा कि चिकन के फेदर्स उड़ रहे हैं। और तब से लेकर आज तक मैंने मांस को हाथ नहीं लगाया है। तो आई टर्न वेजिटेरियन व्हेन आई वाज 4 years old। और मेरी फैमिली में जब भी मुझे कोई पूछता था तो मैं वो इंसिडेंट बताती, उसके आगे कोई मुझसे क्वेश्चन ही नहीं कर सकता था। और मैं राजपूत परिवार से आती हूँ तो वहाँ पे लोग बहुत खाते हैं, बिकॉज एक तो मैनली और थोड़ा सुप्रीमेसी कौन वो हो जाता है कि आप एक अपर कास्ट से हो तो आपको खाना है। ऑल्दो मैं ये कास्ट सिस्टम को बहुत हेट करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, बट हमारे यहाँ गांव में ये उस टाइम पे बहुत माना जाता था कि अगर आप अगर राठौर हो या ये हो तो आपको ये खाना चाहिए, तो वहां पे होता था। ऑल्दो आई बिन वेरी लकी, मेरी फैमिली ने मुझे फोर्स नहीं किया। मेरा भाई खाता था, पापा खाते थे, बट माई मदर हैज बिन काइंड ऑफ माई सोल्जर। तो मेरे साथ साथ उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है, वो हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेती हैं। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं खाना है, और भाई मुझे चढ़ाता था कि अरे चिकन मत खा, ग्रेवी खा ले, मेरे मुंह के पास लाके, तो शी वॉज दी ओनली पर्सन जिन्होंने मेरे साथ बैठ के वीडियोज देखी है। और वो यही कहती हैं कि हमारे घर में लाश नहीं आएगी। तो आई थिंक आई एम दिस काइंड ऑफ एक्टिविस्ट और अ फाइटर बिकॉज माई मदर इज वन। बहुत बार मतलब उन्होंने मेरे लिए इतना फाइट किया जितना खुद के लिए भी नहीं किया होगा। तो आई हैव लर्न फ्रॉम हर हाउ टू टेक अ स्टैंड, हाउ टू फाइट। एंड जैसे मैंने खुद को देखा है कि बचपन से कि मुझे ये फीलिंग पसंद नहीं है कि मुझे कोई तंग करे, तो वैसे ही मैं जानवरों को भी नहीं चाहती हूँ कि कोई उनको तंग करे। जब एक कुत्ता बारिश में रो रहा था तो मैंने उसको तब रेस्क्यू किया था, मैं छोटी थी। तो वो मुझे फीलिंग याद है कि कितनी अच्छी फीलिंग थी। और आई कैन कनेक्ट विद देम बिकॉज आई हैव ऑल्सो फेल्ट द सेम वे कि काश मेरा कोई ध्यान रखे, मेरी कोई बातें सुने। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी जानवरों के लिए वो इंसान बनूं जो उनकी पुकार को सुनता है, जो वो फील कर रहे हैं उस चीज को समझता है। तो दिस इज काइंड ऑफ like a thing which I'm doing for myself and for them. I don't want any animal or any baby to suffer the way they have been doing. या तो बेसिकली जैसे हम चाहते हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी की आवाज सुने, फीमेल्स की आवाज सुने, वैसे ही एनिमल्स की भी आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी इमोशंस होते हैं, उन्हें भी फीलिंग्स होती है, और वो भी बात करते हैं, सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए। True. Yeah. और ये भी एक कंसेप्ट होता होगा, तुम दोनों के साथ शायद हुआ होगा, कि लाइक अभी तो तू नहीं खा रही है, इट्स फाइन, पर अरे ससुराल जाएगी तो तुझे बनाना पड़ेगा, तो तुझे खाना पड़ेगा, वो लोग ये सब कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को बोल देना कि ससुराल ही ऐसा ढूंढेंगे वीगन। सही बात, एग्जैक्टली।
Just like my मे- sister, she got married and in 2-3 months her husband turned vegan. Just in 2-3 months. Yeah, she So must be यार very we lucky. should, very yeah. lucky यार. So you should get, I'm not saying you should compulsorily get married to a vegan, but at least you should get married to a guy or a girl who's open-minded enough to understand all these things. Open mind होना चाहिए Exactly. बस. तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वीगन, क्योंकि मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, ही वाज एन एनिमल लवर एंड वेरी ओपन माइंडेड, ओपन टू लिसनिंग एंड एवरीथिंग. तो दीदी ने समझाया धीरे धीरे. शी मेड हिम ईट ऑल द वीगन चीज एंड वीगन कर्ड. वी यूज्ड टू मेक इट एट होम. मतलब मैं बनाती थी तो मैंने दीदी को भी बताया, तो वो बनाने लगी. अब तो उसके हस्बैंड को पसंद आया एंड देन ही वाज लाइक एनिमल लवर. तो वो काउज उसको बहुत पसंद है. तो इसीलिए वो वीगन, जस्ट इन 2-3 मंथ्स वो वीगन बन गया. तो अभी शायद 1 साल हो गया होगा उसको वीगन बन के. तो ऐसा कुछ नहीं है That's ससुराल very जाके. nice. सी, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज. मतलब अगर हम ससुराल जाएंगे तो उनके अकॉर्डिंग वी आर नॉट गोइंग टू बिहेव. अभी जो हमने फेमिनिज्म का बात किया, दैट वी कैन चूज फॉर आवर सेल्फ कि हमको क्या खाना है क्या करना है. कोई हमको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप ये खाओ आप वो खाओ. सो या इधर भी देयर इज एन इंटरकनेक्शन इन बिटवीन वीगनिज्म एंड फेमिनिज्म. या सो बेसिकली जैसे बहुत सारी फीमेल्स को बोला जाता है दैट या नाउ यू आर फाइन, दिस हैपेंस विद, ये हमारे हमारे साथ जो भी हमारे फीमेल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ बहुत, वीगन फीमेल एक्टिविस्ट है उनके साथ ऐसे बहुत बार होता है कि उन्हें उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे अगर तू किसी लड़की के साथ लाइक इफ यू तुम अगर तुम किसी लड़की के साथ बात कर रही हो फ्रॉम मैरिज पर्सपेक्टिव, तुम्हें उसे ये नहीं बताना है कि तुम लाइक मीट कुक नहीं करोगी या डेयरी कुक नहीं करोगी, क्योंकि तुम फीमेल हो और तुम्हें वहां पे जाके ये सब करना ही पड़ेगा. दिस इज व्हाट इन सबको मतलब उनके पेरेंट्स से सुनना पड़ता है, या उन्हें उनके पेरेंट्स के थ्रू बोला जाता है कि तुम्हें ये सब डिस्कशन नहीं करना है रिगार्डिंग मीट डेयरी, तुम ये सब चीजें नहीं बनाओगी और नहीं खाओगी. So this is still happening in हम कितना भी चाहे लर्ड लिफ एज अ फेमिनिस्ट, पर ये सब कुछ चीजें अभी भी इंडिया में होती है. मुझे लगता है कि ये चेंज हम खुद ही ला सकते हैं. कि जैसे मेरी शादी पिछले साल ही हुई है, और तो जो मेरे हस्बैंड की फैमिली है वो लोग खाते हैं, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, और उसका जो भाई है वो नॉनवेज खाता है. बट वो मुझे जानते हैं, वो मुझे एज अ पर्सन जानते हैं कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ अपने व्यू पॉइंट्स में. तो जब आपके पेरेंट्स बोलते ना बताना मत, तो दैट शुड बी ऑपोजिट. लेट देम नो हु यू आर, व्हाट यू स्टैंड फॉर, आपकी वैल्यूज क्या हैं. दे शुड नो कि आप जो बोलते हो वो आप करते हो, एंड दैट्स अ वेरी गुड ट्रेट. तो जो मेरा परिवार है, जो उसका परिवार है, मुझे और उसे बहुत अच्छे से जानता है. मैं और प्रदीप जो मेरा हस्बैंड है, हम लोग 8 साल पहले, मैं कुत्तों को खाना खिला रही थी और वो मुझे बस मदद करने आया था. हम लोग मिले ही इस वजह से थे. और उसके बाद मैं वीगन बनी, तो उसके 1 साल बाद ही यूज्ड टू सी कि मैं खा रही हूँ और मैं क्या वीडियोस देख रही हूँ. तो मैंने उसको एक भी बार नहीं बोला तू वीगन बन. वो खुद ही चिकन खाता था और गिल्टी फील करता था, तो वो खुद वीगन बन गया. और उसके परिवार ने बहुत बार बोला कि ये दूध क्यों छोड़ दिया. तो उनको एक तरीके से हम बताते हैं कि ये रीजन है, वीडियो हिंदी में जो होती है भेज दी, और उनको ऑल्टरनेटिव्स बताते हैं. तो हम लोग ऐसा नहीं कि उनसे रूड होते हैं या उनको बोलते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, आप लोग को कुछ नहीं पता. जैसे बड़े लोग चाहते हैं हम उनसे उतनी ही इज्जत और तरीके से बात करके समझाते हैं, तो वो भी हमें रिस्पेक्ट करते हैं हमारे डिसीजन को. तो जब मैं अपने इन लॉज के पास गई थी तो उन लोगों ने सोया मिल्क रखा था. तो अगर आई एम गिविंग देम रिस्पेक्ट, आई ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम देम. तो इट इज काइंड ऑफ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. इसका मतलब ये नहीं आप ससुराल जा रहे हैं तो सिर्फ आप उनकी इज्जत करेंगे, उनको भी आपकी इज्जत करना उतना ही जरूरी है. तो अगर आप एक परिवार को देखेंगे, परिवार साथ में चलता है, एक डोमिनेटिंग एक नीचे ऐसे नहीं. आप आज की सोसाइटी में तो नहीं चल सकता है. तो जितनी मैं उनकी इज्जत करती हूँ और वो मेरी इज्जत करते हैं, तो हम फिगर आउट करके आगे बढ़ते हैं. तो आपको ये फील या नहीं करना चाहिए किसी को भी कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर झूठ बोलना पड़ेगा कि आपकी वैल्यूज के बारे में. बी योरसेल्फ. या सो बेसिकली इट्स लाइक गिव एंड टेक, जितना आप रिस्पेक्ट दोगे उतना ही आपको बदले में मिलना चाहिए और मिलेगा. से ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है इसे गौर से देखें और वीगन मूवमेंट को देखेंगे. सो
उन्हें पता चलेगा कि कितनी सिमिलैरिटीज है इन दोनों मूवमेंट्स के बीच में, कितना बड़ा कनेक्शन है। और जब भी फेमिनिस्ट देखेंगे अपने आप को एनिमल्स की जगह पे रख के, तो उन्हें लगेगा कि हाँ, जो जो कुछ भी हम लोगों के साथ हो रहा है वही सब एनिमल्स के साथ हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। तो मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इन सब के बारे में सोचे and try to be like avoid animal products as much as possible, क्योंकि वो भी sentient beings है। लास्ट में मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट के साथ कंप्लीट करूंगी, अनलेस एवरीवन इज फ्री नो वन इज फ्री। जिसका मतलब है जब तक हर कोई आजाद नहीं है इस दुनिया में, कोई भी आजाद नहीं है। सो इट वाज नाइस स्पीकिंग टू बोथ ऑफ यू। Thank you so much.